नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सभी के लिए दिल से हाजिर हो चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं वो सभी विद्यार्थी एकदम ईमानदारी से वीडियो को पूरा देखो और एक एक क्वेश्चन को एकदम मुँह जवानी रट जाओ, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की 95% चांसेस है। तो बस आप लोग इस चांस को मिस मत करना, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन बताता हूँ और आप लोग याद करना स्टार्ट कर दो। देखो पहला नंबर क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है वो किसका होता है? तो याद रखना, सर्च लाइट का परावर्तक सतह आपका उत्तल दर्पण का होता है। कैसा होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह उत्तल दर्पण का होता है, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला आपका क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं। देखो जिन वस्तु से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होते हैं उसे हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर में दिया, आत्मदीप्त पदार्थ, यही होगा। जैसे आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहेंगे? जैसे आपका सूर्य हो गया, तारा हो गया, दीपक हो गया, ये प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं, इसलिए इनको हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। और जो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर जो बी में अदीप्त पदार्थ हम लोग उसे कहेंगे जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। जैसे आपका कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, या फिर चंद्रमा को ही देख लो, चंद्रमा के पास खुद का कोई मतलब कि प्रकाश वो नहीं देता है, बल्कि वो सूर्य के प्रकाश पर ही निर्भर करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर। जब कोई बीम अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। जब कोई बीम यानी कि कोई वस्तु अनंत पर रखा जाए तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उत्तल लेंस के द्वारा कहाँ बनेगा? तो वो आपका फोकस पर बनेगा, फोकस यानी कि F पर बनेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला आपका क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता 10 डायप्टर है तो उसका नाभ्यंतर होगा, ठीक है। तो एक लेंस की क्षमता प्लस 10D है तो उसका नाभ्यंतर क्या होगा? तो उसका नाभ्यंतर होगा 0.1 मीटर। क्या होगा? 0.1 मीटर होगा, ठीक है। सब लोग अच्छे से याद रख लो, 0.1 मीटर हो गया। नाभ्यंतर का आ रहा तो मीटर में होगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा? 1 मीटर होगा, ठीक है। चलो 0.1 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर क्वेश्चन है 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है तो 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। ऐसे 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रम बराबर, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। अबिंदुकता के उपचार के लिए यानी कि अबिंदुकता के दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो बेलनाकार का उपयोग करते हैं। बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है। आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बेलनाकार को ही हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस बोलते हैं। इंग्लिश में सिलिंड्रिकल बोलते हैं और हिंदी में उसको बेलनाकार बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। देखो जी, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए में दिया कैल्शियम कार्बोनेट, यही आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है NaOH, जिसका हम लोग नाम देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बताओ ये क्या है? तो आप लोग याद करना, किसी भी यौगिक के अंत में अगर OH सिंपल सा रहे, केवल OH रहे, तो आप लोग समझना वो क्या है? तो वो भस्म है। वो क्या है? तो आपका भस्म हो जाएगा, बस आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर कि अम्लीय वर्षा में वर्षा जल का pH मान होता है तो होता है 5.6 से कम हो। अम्लीय वर्षा में वर्षा का जल का pH मान जो होता है वो 5.6 से भी कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। देखो जी, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो जो हम लोग दही खाते हैं ना, दही में ही आपका लैक्टिक अम्ल मिलता है। लैक्टिक अम्ल दही में ही मिलता है, ठीक है। जैसे इमली में टार्टेरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, वैसे ही आपका लैक्टिक अम्ल दही में मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का शारीरिक तापमान होता है। तो मानव शरीर का जो आपका तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कांच के प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं? यानी कि जो आपका कांच का प्रिज्म होता है उसमें कितने सतह होते हैं? तो 5 सतह, जिसको आप लोग पृष्ठ बोल सकते हो ना, पृष्ठ यानी कि सतह, तो याद रखना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला आपका क्वेश्चन है विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है। तो याद रखना विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, जिसको हम लोग वी से सूचित करते हैं, याद रखना वोल्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लियो, अगला क्वेश्चन आपका है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। देखो जी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, जिसको हम लोग कैपिटल ए से सूचित करते हैं। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। देखो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, जिसको हम लोग कैपिटल सी से सूचित करते हैं, ठीक है। कूलम होता है कैपिटल सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। देखो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, जिसका एसआई मात्रक ओम होता है, जिसको हम लोग ऐसे ओम लिखते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको दर्शाते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसको हम लोग कैपिटल आर से भी दिखा देते हैं। यानी कैपिटल आर मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम लोग हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, ओम को ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो कि लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, तो संक्षारण कहलाता है, करोजन संक्षारण कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कितना 18 नंबर की निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक पूछेगा तो आप लोग O2 वाले पर टिक लगाना, O2 आपका ऑक्सीकारक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लियो, अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर मोमबत्ती का जलना क्या है, तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। देखो जी स्त्रियों में ना XX लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, कौन, तो XX। स्त्रियों में XX होता है, जबकि पुरुषों में X और Y दोनों होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ये आपका चीनी का रासायनिक सूत्र हुआ, सब लोग याद करना है। ये आपका क्या हुआ, C नंबर वाला, यही होगा आपका चीनी का रासायनिक सूत्र, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी को देखो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, ठीक है। तो याद रखना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको पढ़ सकते हो, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देख लियो, अगला प्रश्न है पीतल है। तो हम लोग कहते हैं ना कि पीतल एक मिश्र धातु होता है। पीतल क्या होता है, तो एक मिश्र धातु होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लियो, एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। कौन ऐसा धातु जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया। ये तीन ही ऐसे धातु हैं जिनको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मुलायम होते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई एक एग्जाम में पूछेगा और कोई एक ही आपके मतलब कि आपके ऑप्शन में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देखो सोडियम है। अगर ये तीनों आपके ऑप्शन में रहता है, ए में सोडियम, बी में पोटेशियम, सी में लिथियम, तो डी नंबर में रहेगा इनमें से सभी। तो देख लेना ये तीनों याद रखना है, क्योंकि ये तीनों ऐसे धातु हैं जिसको आप चाकू से आसानी से काट सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हेमाटाइट अयस्क है। देखो जी आपका होगा लोहा। ये जो आपका Fe है इसकी परमाणु संख्या 26 होता है, क्योंकि यह लोहा होता है। क्या होता है, लोहा होता है। और याद रखना लोहा का दो मुख्य अयस्क होता है, एक तो होता है हेमाटाइट और दूसरा होता है मैग्नेटाइट। तो याद करना हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दो ऐसे अयस्क हैं जो आपके लोहे के हैं, ठीक है, जिसकी परमाणु संख्या 26 होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोगों को पता होगा कार्बन जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो जब आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो 1s2 2s2 और लास्ट में आपका 2p6 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा। ध्यान से यहाँ पर देखो 2p6 नहीं होगा, 2 ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको 6 तक ही जाना है, ठीक है। लेकिन p में 6 भी अंतिम होता है, लेकिन आपको 2 ही रखना है, क्योंकि तभी तो आपका काउंट करोगे तो 6 मिलेगा। यानी कि 1s2 2s2 2p आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ध्यान से देख लो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इथिलीन के बहुलीकरण से बनता है। देखो जी इथिलीन के बहुलीकरण से इथिलीन नहीं बल्कि इथीन यानी कि एथाइन भी आप इसको बोल सकते हो। यानी कि इथाइन के बहुलीकरण से क्या बनता है, तो पॉलीथीन बनता है। क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र। ये आपका 28 नंबर है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र
C6H6 होता है। बेंजीन का आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो संरचना बनेगा, जो उसका फिगर बनेगा वो कई तरीके से बनेगा। जैसे यह भी आपका एक बेंजीन का ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे और बीच में ऐसे कर देंगे ना, ये भी आपका बेंजीन का हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। कोई गलत नहीं काटेगा। बेंजीन का बहुत तरीके से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। 6 को कार्बन ले लो, 6 को हाइड्रोजन बना दो, वैसे भी बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीएच का मान, पीएच का मान लिखा गया ना, मान होना चाहिए यहाँ पर। पीएच का अगर मान 7 है तो विलयन कैसा होगा? देखो, अगर किसी भी विलयन का पीएच मान अगर सिर्फ और सिर्फ 7 होता है तो वो आपका क्या होगा? वो आपका उदासीन होगा। तो 7 है तो पक्का उदासीन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं ना, वो क्षारीय कहलाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सर जी अम्लीय होगा, बिल्कुल नहीं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय कहलाते हैं। आंसर आपका बी नंबर वाला होगा। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का आणविक सूत्र है, तो याद रखना ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ये आपका ग्लूकोज का हो गया। और आपको मैंने अभी चीनी का भी बताया था, तो ए नंबर वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण PHOTOSYNTHESIS, ये होता है फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो भाग कौन सा है? तो वो भाग है आपका रेटिना। और रेटिना को आप लोग हिंदी में क्या कह सकते हो? तो दृष्टि पटल कह सकते हो। क्या? दृष्टि पटल भी कह सकते हो। ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में रेटिना ना देकर कभी कभी दृष्टि पटल भी देता है। अगला आपका प्रश्न है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश हमको काला दिखाई देता। जैसे कि अंतरिक्ष में हम लोग जाते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। ठीक वैसे, क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, इसी वजह से आकाश काला दिखाई देता है। तो अगर पृथ्वी पर भी वायुमंडल कोई न रहे तो आकाश निश्चित रूप से काला दिखाई देगा। अगला आपका प्रश्न है कि एक सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु, तो एक सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु तो अनंत होता है ना। आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर वाला, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, जिसको हम लोग कैपिटल सी से सूचित करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है। आंसर होगा सी नंबर वाला, हार्मोन। ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है। अगला आपका प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? जो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। याद रखना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णा का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णा का रंग हमेशा हरा होता है। कैसा होता है? तो हरा होता है। अगला आपका प्रश्न आता है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया गया, यानी कि उत्तराखंड राज्य में किया गया, याद रखना। अगला प्रश्न है कि CFC का पूरा नाम बताओ, यानी कि CFC का फुल नाम क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोल सकते हो? क्लोरोफ्लोरो और साथ में आप कार्बन बोल सकते हो, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये आपका होगा सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन देखो, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत विकसित होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत विकसित होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका 33 यानी कि 33 यानी कि 34 ऐसे दांत हैं? नहीं है, अंतिम 32 ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है सही आहार श्रृंखला बताएं। तो सही आहार श्रृंखला यानी कि खाने वाला हम लोग ऑप्शन नंबर डी को बताएंगे, क्योंकि घास को बकरी हिरन खाती है और हिरन को मारकर शेर खा जाता है, इसलिए हम आहार श्रृंखला बताएंगे, डी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है वह पदार्थ जो जल में घुलकर H आयन देता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है। जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल देते हैं, अम्ल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, अम्ल कहते हैं, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर आपका होगा ए नंबर वाला, क्या होगा?
कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 H2O। कैल्शियम सल्फेट होगा, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, क्योंकि 1/2 H2O को हम लोग अर्ध हाइड्रेट कहते हैं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O, ठीक है। और H2O तो जल होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सन का रासायनिक सूत्र, जिप्सन का रासायनिक सूत्र देखो जी, जिप्सन का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ठीक है, डाई हाइड्रेट बोल सकते हो। और याद रखना, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो ही जिप्सन का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप गर्म करोगे ना तो आपका जिप्सन का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में कोष्ठक होते हैं, तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं और मनुष्य के हृदय में कितने होते हैं, तो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, जो जवाब देगा उसका रिप्लाई उसी समय मिलेगा। तो सब लोग ईमानदारी से इसका आंसर बताओ और एक एक लाइक करके जाना। और आज शाम को क्लास ज़रूर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज शाम का क्लास चलेगा आपका 7 बजे से, तो क्लास ज़रूर अटेंड करना, कोई क्लास को मत छोड़ना, सब कोई क्लास अटेंड करना, ठीक है। तो चलो वीडियो को लाइक करो ईमानदारी से। तो और आज आप लोगों का कितना 18 जून है ना, तो आज है फादर्स डे और आप सभी को हमारे तरफ से फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने पापा से बहुत प्यार करते होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं बाबू अगले वाले वीडियो में एक और नए अंदाज में, ठीक है।